लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स या निवेश सिर्फ बाजार की चाल से नहीं, बल्कि दुनिया में चल रही बड़ी घटनाओं जैसे युद्ध, महामारी, व्यापार विवाद से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। लेखक समझाना चाहते हैं कि हर बड़ी खबर जो डर पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो बाजार को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाए। लेख में 2008 के आर्थिक संकट के बाद से अब तक की प्रमुख घटनाओं जैसे कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, ब्रेक्जिट, ट्रंप की टैरिफ नीति का विश्लेषण कर ये समझाने की कोशिश की गई है कि कौन सी घटनाएं निवेश बाजार पर वाकई गहरा असर डालती हैं। लेख बताता है कि अक्सर हम सोचते हैं कि कोई सैन्य हमला या राजनीतिक संकट निवेश के लिए बड़ा खतरा होगा, लेकिन सच ये है कि बाजार को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटती हैं, महंगाई बढ़ती है या आर्थिक विकास धीमा होता है। कोविड इसका बड़ा उदाहरण है। उस दौरान बाजार बुरी तरह गिरा और ठीक होने में महीनों लगे। इसके उलट अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी जैसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का बाजार पर लगभग कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से वैश्विक व्यवस्था से कटा हुआ मामला था। लेख का सार यही है कि बाजार केवल तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि ये देखता है कि कोई घटना आर्थिक बुनियाद को कैसे प्रभावित करती है। इसलिए हर खबर पर घबराने की जरूरत नहीं होती। बार बार झटके मिलने पर बाजार कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर लेता है। लेखक निवेशकों को यही समझाना चाहते हैं कि लंबी अवधि की सोच ज्यादा मायने रखती है और सिर्फ डर की वजह से निवेश से हटना समझदारी नहीं है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में अफगान शरणार्थियों से जुड़े उस गहरे और तकलीफदेह संकट को उठाया गया है जो दुनिया की निगाहों से अब भी ओझल है। लेख में कहा गया है कि हाल ही में ब्रिटेन में एक डेटा लीक के कारण कुछ अफगानों को गुपचुप तरीके से यूके लाया गया, लेकिन असल समस्या कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर है। लाखों अफगान शरणार्थियों को अब जबरन तालिबान के हाथों वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेख ये बताता है कि तालिबान शासन की असलियत महिलाओं पर पाबंदियां, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, आर्थिक बदहाली अब सबके सामने है। फिर भी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और ईरान शरणार्थियों को वापस भेज रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके परिवार दशकों पहले ही वहां से भागे थे। कई मामलों में तो बच्चों को अकेले ही लौटाया जा रहा है। लेख इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि महिलाओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों को ऐसे हालात में धकेलना सीधा सीधा जान जोखिम में डालने जैसा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका में करीब 12,000 अफगानों को मिलने वाला अस्थायी सुरक्षित दर्जा खत्म किया जा रहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मानवीय पुनर्वास कार्यक्रमों को या तो रोक चुके हैं या उनमें इतनी नौकरशाही है कि शरणार्थी फंसकर रह गए हैं। लेख का सार ये है कि पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, अफगानों से किए गए अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। ये न सिर्फ मानवीय विफलता है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा भी है। शरणार्थियों को जबरन लौटाना सिर्फ एक कानूनी या कूटनीतिक मसला नहीं, बल्कि मानव जीवन और गरिमा का सवाल है, और यही बात दुनिया को अब गंभीरता से समझनी चाहिए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अफ्रीका में बढ़ते अरबपतियों की संख्या के पीछे गहरे असंतुलन और आर्थिक अन्याय की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेख इस भ्रम को तोड़ता है कि अरबपतियों की बढ़ती संख्या आर्थिक तरक्की का संकेत है। इसके बजाय ये चेतावनी देता है, ये एलीट कैप्चर यानी सत्ता और संसाधनों पर चंद लोगों के कब्जे का नतीजा है, जिससे करोड़ों आम अफ्रीकी गरीबी और बेरोजगारी में फंसे हुए हैं। लेख की शुरुआत इस तथ्य से होती है कि महज 4 अफ्रीकी अरबपतियों के पास 750 मिलियन अफ्रीकियों से ज्यादा संपत्ति है, यानी आधे महाद्वीप की कुल आबादी से ज्यादा दौलत सिर्फ 4 लोगों के पास। और ये गलत आर्थिक ढांचा सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है, जहां नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेख दिखाता है कि कैसे अलीको डांगोटे जैसे अरबपति राजनीतिक रिश्तों और सरकारी नीतियों का फायदा उठाकर सुपर रिच बने, जबकि उसी देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है।
इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट जैसी योजनाएं दिखावे भर की साबित हुई हैं, जिनसे आम काले नागरिकों को नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े कुछ गिने चुने लोगों को ही फायदा मिला है। लेख का असल मकसद ये बताना है कि अफ्रीका में आर्थिक असमानता कोई नैसर्गिक स्थिति नहीं बल्कि राजनीतिक और नीतिगत निर्णयों का नतीजा है। जब सत्ता और संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और विकास की गति थम जाती है। लेख सुझाव देता है कि अब वक्त आ गया है कि अफ्रीकी देश अमीरों पर संपत्ति कर लगाएं और उस पैसे का इस्तेमाल गरीब इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी जरूरतों को पूरा करने में करे। कुल मिलाकर ये लेख उन 95% अफ्रीकियों की आवाज बनता है जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज किया है और जो अब इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पीपुल्स डेली में प्रकाशित लेख में जमीर अहमद अवान ने दिखाने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तेजी से बढ़ते तकनीकी क्षेत्र में अगर सभी देश साथ मिलकर काम ना करें तो ये तकनीक अमीर गरीब के बीच खाई और गहरी कर सकती है। लेख की मूल चिंता ये है कि कहीं एआई सिर्फ कुछ ताकतवर देशों और कंपनियों का हथियार ना बन जाए जिससे बाकी दुनिया पीछे छूट जाए। इसी के समाधान के रूप में चीन ने एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी कल्पना एक साझी और न्यायपूर्ण तकनीकी दुनिया की दिशा में एक कदम है। लेख ये भी बताता है कि आज एआई का असर जीवन के हर क्षेत्र में है, खेती, इलाज, शिक्षा, आपदा प्रबंधन से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक। लेकिन अगर इस पर सही दिशा में वैश्विक सहमति और नियम नहीं बने तो ये समाज में असमानता, बेरोजगारी और निजता के हनन जैसी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। चीन इस पहल के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि एआई सिर्फ ताकत और मुनाफे का साधन नहीं होना चाहिए बल्कि इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो। चीन इस संगठन के जरिए वैश्विक दक्षिण को भी एआई की दुनिया में बराबरी से भागीदारी देने की बात कर रहा है ताकि तकनीक का लाभ सिर्फ विकसित देशों तक सीमित ना रहे। लेख का एक अहम पहलू ये है कि ये एआई के वैश्विक नियम और नैतिक दायरे तय करने की अपील करता है, जैसे एआई की जवाबदेही, सुरक्षा, निजता और मानव गरिमा की रक्षा कैसे हो। ये ऐसे सवाल हैं जिनका हल कोई एक देश अकेले नहीं निकाल सकता, बल्कि इसके लिए साझी सोच और साझा मंच चाहिए और चीन का ये प्रस्ताव उसी दिशा में एक कोशिश है। कुल मिलाकर ये लेख तकनीक के बढ़ते दायरे के बीच एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी वैश्विक भविष्य की पैरवी करता है, जिसमें एआई सभी के लिए काम करे, ना कि कुछ के हितों के लिए। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में निसार उपग्रह मिशन को एक नई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक साझेदारी के रूप में देखा गया है, जो नासा और इसरो के बीच एक दशक लंबे सहयोग का नतीजा है। लेख का मकसद ये दिखाना है कि कैसे ये मिशन पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु, आपदाओं और जमीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बेहद उपयोगी और तकनीकी रूप से उन्नत कदम है। संपादकीय बताता है कि निसार तकनीकी रूप से एक जटिल और नई सोच वाला उपग्रह है, जो बादलों और जंगलों के पार से भी जमीन की हल्की सी हलचल को माप सकता है। इसका डेटा ग्लेशियर के पिघलने, शहरी इलाकों के नीचे धंसने, फसलों और मिट्टी के रिश्तों को समझने और आपदाओं से पहले चेतावनी देने में मदद करेगा। लेख ये भी इंगित करता है कि इसरो की यह सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि जीएसएलवी रॉकेट पहले भरोसेमंद नहीं माना जाता था, लेकिन अब भारत इस पर हाईटेक पेलोड्स भी लॉन्च कर रहा है। हालांकि संपादकीय साफ तौर पर ये चिंता भी जताता है कि तकनीक, डिजाइन और डेटा प्रोसेसिंग के कई अहम हिस्सों पर अब भी नासा की ज्यादा भूमिका है, जबकि भारत को बराबरी की भूमिका निभाने के लिए अभी और तकनीकी आत्मनिर्भरता और निवेश की जरूरत है, जैसे बेहतर ग्राउंड नेटवर्क, तेज डेटा विश्लेषण और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में गहराई। कुल मिलाकर ये लेख निसार मिशन की सफलता का स्वागत करते हुए याद दिलाता है कि भारत को अब सिर्फ अंतरिक्ष प्रक्षेपण में नहीं बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक दिशा तय करने और नई तकनीक में नेतृत्व लेने की तैयारी भी करनी चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।